हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। और जिस तरीके से आपको पता है कि आपकी जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है अब वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आपको करनी चाहिए वो है आपके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। और चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए सभी जीएस के सब्जेक्ट्स की पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर आई है, जिसमें आपको सही आंसर्स के साथ साथ उनका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो भी दिया जाएगा, जिससे कि आप पीवाईक्यूज को समझ तो पाएंगे ही, लेकिन एक तरीके से आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है जीएस के सब्जेक्ट्स का उसका रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी सीरीज में आज हम ज्योग्राफी के 2020 के जो पीवाईक्यूज है उसको यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में सारी चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके सामने। पहला स्टेटमेंट है जेट स्ट्रीम अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली। दूसरा स्टेटमेंट है ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। और तीसरा है द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन ऑफ द सराउंडिंग। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें बेसिकली कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 आपको देखने को मिलता है वो यहां पर बेसिकली आपको सही देखने को, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि कुछ ही बेसिकली आपके साइक्लोन्स हैं जो आई डेवलप करते हैं, वही यहां पर आपको सही देखने को मिलता है। क्यों, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला तो स्टेटमेंट आपको ये देखने को मिलता है कि भाई जो आपका जेट स्ट्रीम है वो सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में ही बनता है, या फिर जेट स्ट्रीम जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर से ही सिर्फ निकलती है। पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जेट स्ट्रीम आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, जेट स्ट्रीम बेसिकली एक तरीके की ना पोलर विंड ही है, सब पोलर पोलर रीजन से निकलती है। वेस्टर्ली विंड है, ये अपर ट्रोपोस्फियर में चलती है। वेस्टर्ली विंड का मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी बेसिकली जनरेट होती है। इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो यहां पर पूरी तरीके से इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा, बहुत कम ऐसे साइक्लोन होते हैं जो आई डेवलप करते हैं। आई का मतलब हमें पता है कि बीच का जो रीजन होता है जहां पर बेसिकली आपको जो क्लियर स्काइज है वो थोड़े से देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन सा साइक्लोन आई डेवलप करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि वो साइक्लोन एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जितने ज्यादा आपको स्ट्रांग ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं, हरिकेन देखने को मिलते हैं, उसमें तो आपको बेसिकली आई ऑफ द साइक्लोन देखने को मिलता है। लेकिन जो कमजोर साइक्लोन है उसमें आप बेसिकली क्या है कि नहीं देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट इस तरीके से करेक्ट हो जाता है। अब तीसरा स्टेटमेंट यहां पर ये बोला गया था कि बेसिकली जो साइक्लोन का आई है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है उसके सराउंडिंग से। ये पूरी तरीके से गलत है। जबकि जो आई का जो टेम्परेचर होता है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि काम और क्लियर स्काइज जो होते हैं वो देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो बेसिकली सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये वार्म होता ही होता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दैट ओशन मीन टेम्परेचर यानी कि ओएमटी जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपसे बोला गया है कि ओएमटी जो है वो बेसिकली 26 डिग्री सेल्सियस का जो बेसिकली डेप्थ है वहां पर बेसिकली इसको आइसोथर्म के तौर पर यहां पर इसको मेजर किया जाता है 129 मीटर्स की डेप्थ में साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। और दूसरा है ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन द असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मॉनसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और आपका आंसर होगा यहां पर कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट है। सबसे पहले हम लोग पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओएमटी के बारे में पहला पूछा गया था कि डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। ये जो है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अगर आपको ओशन मीन टेम्परेचर देखना होता है तो 129 मीटर की डेप्थ में ही बेसिकली हम लोग देखते हैं, और इसका जो पीरियड है वो जनवरी से मार्च में ही रहता है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। यानी कि इसको जो डेप्थ दी गई है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और ये कितना ज्यादा इसका टेम्परेचर रहेगा या तो और नहीं रहेगा इस पे बेसिकली डिपेंड करता है कि जो मॉनसून है उस पर कितना इफेक्ट यहाँ पर इसका पड़ने वाला है। दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें दैट ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च कैन बी यूज असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल मॉनसून विल बी लेस और मोर। ये भी बिल्कुल सही बात है, पिछले ही स्टेटमेंट में हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। यानी कि अगर आपको ओएमटी यानी कि जो ओशन मीन टेम्परेचर है यूजुअल से थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि मॉनसून जो है
है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और टेम्परेचर अगर इसका कम है यानी कि मानसून आपको थोड़ा सा इसमें कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बड़ा स्टेटमेंट, फैक्चुअल यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पर कहां पर स्टैब्लिश होता है। सीधी सी बात है कि मैपिंग हम लोगों को इतनी याद हो चुकी है अब तक, नुब्रा वैली के नॉर्थ में ही ये यहाँ पर पूरी तरीके से लोकेटेड होता है, जो बेसिकली आपको काराकोरम रेंज है वो देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है वहां पर आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। प्लस ये जो ग्लेशियर है ये इंडिया के एकदम नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है वहां पर आता है, जहां पर ये पाकिस्तान और चाइना से अपनी बॉर्डर भी शेयर करता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बेसिकली 4 मिनरल्स दिए गए हैं आपको, और इसमें यह पूछा गया है कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड मेजर मिनरल जो है इंडिया के लिए वो कौन सा है। पहला है बेनोटाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिल्मेनाइट। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा डी, यानी कि 2, 3 एंड 4 यहां पर सही होगा। दैट इज क्रोमाइट, काइनाइट एंड सिल्मेनाइट। ये बेसिकली आपको मेजर भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बेंटोइट की बात करें तो ये इंडिया में ऑफिशियली डेजिग्नेटेड मेजर मिनरल के तौर पर आपको बेसिकली नहीं देखने को मिलता। ये बहुत सारी क्ले इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, लेकिन अभी इंडिया जो है इसको मेजर मिनरल के तौर पर नहीं देखता है, वो स्टेटस नहीं है इंडिया के पास। लेकिन भाई अगर हम लोग क्रोमाइट की बात करते हैं, ये बिल्कुल मेजर मिनरल है। ये बेसिकली क्या है कि कमर्शियली इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या जो केमिकल प्रोडक्शन होता है उसमें क्रोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया आपको काफी ज्यादा हाई लेवल पे देखने को मिलता है इसके प्रोडक्शन में। वहीं अगर काइनाइट की बात करते हैं तो ये भी इंडिया का एक मेजर मिनरल है। जो केरेमिक्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, इसमें इंडिया जो है काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल करता है, और काफी ज्यादा रिजर्व भी आपको इंडिया में इसके देखने को मिलते हैं। वही सिलिमाइट भी इंडिया मेजरली प्रोड्यूस करता है। ये बेसिकली क्या है कि काइनाइट जो है, काइनाइट की तरह जो सिलिमाइट है वो भी एल्यूमिना का ही एक तरीके का रिसोर्स होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग और रिफैक्टरी मटेरियल्स होते हैं उसकी इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट यहां पर आपसे पूछा गया है, 36% ऑफ द इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और जो CGWA है वो बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है क्या? जी नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका पूरी तरीके से गलत है। और इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो 36% डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो बेसिकली क्या है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड है, यानी जो ग्राउंड वाटर है हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और ये रिपोर्ट है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वेरी करेक्ट। दूसरा, ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इसमें पूछा गया था, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आता है। और तीसरा स्टेटमेंट अगेन आपको यहां पर सही देखने को मिलता है, जिसमें आपसे पूछा गया था इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया में जितना भी इरिगेशन होता है उसमें बेसिकली जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन है इंडिया में लार्जेस्ट है बाकी देशों के कंपैरिजन में। सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि फर्टिगेशन का आपसे पूछा गया है कि क्या फायदा होता है। फर्टिगेशन का क्या मतलब होता है? देखो, फर्टिगेशन जो है वो फर्टिलाइजर और इरिगेशन से मिलकर बना हुआ है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? पानी से सिंचाई करना। और फर्टिलाइजर का क्या मतलब होता है? उर्वरक डालना। यानी कि जब आप फर्टिलाइजर को, उर्वरक को पानी में घोल देते हो और उसके बाद उसी पानी से सिंचाई करते हो, तो इसको हम लोग बेसिकली फर्टिगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके सामने, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। जो अल्कलिनिटी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या फर्टिगेशन से। दूसरा, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर phosphatic fertilizer is possible. Number 3 is increased availability of nutrients to plant is possible. And number 4 is reduction in the leaching of chemical nutrient is पॉसिबल। अब जो इसमें बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1, यानी कि आप एल्कलिनिटी जो है उसको बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट सही है। और तीसरा जो है कि न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है आप उनको बेसिकली बढ़ा सकते हैं, और जो लीचिंग है केमिकल न्यूट्रिएंट्स से उसकी कम भी की जा सकती है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्टिगेशन का तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। फर्टिगेशन बेसिकली क्या है कि ज्यादा कंट्रोल आपको देता है क्वालिटी ऑफ वाटर और इरिगेशन में। इसमें बेसिकली क्या है कि जो एल्कलाइन है उसको आप बेसिकली कम कर सकते हो, और कौन से आपको केमिकल ऐड करने हैं, कौन से आपको फर्टिलाइजर ऐड करने हैं, पीएच लेवल किस तरीके से बैलेंस करना है, सॉइल या हेल्थ की जो सॉइल या प्लांट की जो हेल्थ है वो किस तरीके से इंप्रूव करनी है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं।
दूसरे नंबर पे जो स्टेटमेंट है हमारा कि रॉक फॉस्फेट एंड अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल, जी नहीं, ये पूरी तरीके से बेसिकली गलत है, क्योंकि जो फर्टिगेशन है वो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से पूरी तरीके से यहां पर कनेक्टेड है। रॉक फॉस्फेट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते ही नहीं है, तो फर्टिगेशन से इसका किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि रॉक फॉस्फेट पानी में घुलेगा कैसे, क्योंकि पूरी तरीके से रॉक है ना, वो सॉलिड है, तो पानी में घुलेगा नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा, न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट में उसकी बेसिकली अवेलेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए कि क्या हम लोग जब इरिगेशन कर रहे हैं तो कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना फर्टिलाइजर नहीं डालना है, ये हम पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कहां पर हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, सीधा जड़ों तक बेसिकली वो जो फर्टिलाइजर है उसको हम लोग पहुंचा सकते हैं, तो जो जड़ें हैं, जो पौधे की जड़ें हैं, उसका बेटर अब्जॉर्प्शन कर सकती है, तो एफिशिएंट यूज जो है वो हमको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और चौथा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सही है कि जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स है उसकी लीचिंग जो है उसको हम लोग यहाँ पर बिल्कुल कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग फर्टिगेशन कर रहे हैं तो लीचिंग का जो रिस्क है वो कंटिन्यूसली कम होता जाता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यहाँ पर कम होता जाता है, और सॉइल को जितना और जिस तरीके का फर्टिलाइजर हमें देना है वो फर्टिलाइजर हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए अब 7th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर दालों की खेती से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा गया है। पहला तो स्टेटमेंट है कि ब्लैक ग्राम यानी कि जो काली चने की दाल होती है उसको बोथ खरीफ और रबी दोनों क्रॉप में उगाया जाता है। दूसरा, जो हरा चना होता है ग्रीन ग्राम, वो बेसिकली क्या है कि हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, जितना भी पल्स प्रोडक्शन होता है उसमें हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन में होता है क्या। तो देखो यार, सेकंड स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिख रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहीं से समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से गलत है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत है तो यानी कि बेसिकली क्या है कि ये बी सी डी ये तीनों क्रॉस हो ही गए ना। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको जो ब्लैक ग्रीन है ओनली वन आपको यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है। लेकिन चलिए आगे फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन द लास्ट 3 decades while the production of खरीफ pulses has increased, the production of रबी pulses has decreased। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि देखिए स्टेटमेंट नंबर जो 1 है ओनली वन वही पूरी तरीके से सही है। जो काला चना होता है जिसको आप लोग उड़द के नाम से भी जानते हैं, अच्छी बात यह है कि खरीफ और रबी यानी मानसून और ठंड दोनों सीजन में बेसिकली इसको उगाया जा सकता है। वैसे अगर आप देखोगे तो खरीफ में ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन रबी में भी आप इसको उगाते हैं। अब जहां तक बात रही हरे चने की, ग्रीन ग्राम, जिसको हम लोग बेसिकली मूंग की दाल बोलते हैं, है ना, छिलके वाली मूंग की दाल जिसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप छिलका उतार देते तो फिर तो वो पीले मूंग की दाल बन जाती है। तो जो छिलके वाली हरे मूंग की दाल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोडक्शन काफी होता है, लेकिन पूरा का पूरा 50% ही वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरी तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि पिछले 3 डेकेड में अगर हम लोग देखते हैं तो खरीफ पल्सेस जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो रबी है वो डिक्रीज हुई है। नहीं, ये बेसिकली गलत है, क्योंकि जो ओवरऑल इंक्रीज है आपको पल्स प्रोडक्शन में वो खरीफ और रबी दोनों में देखने को मिला है। खरीफ पल्स जैसे कि अगर आप तुअर की बात कर ले या मूंग की बात कर ले, और रबी की जो पल्सेस हैं जैसे आप चिकपी की बात कर ले, लेंटिल्स की बात कर ले, अरहर की दाल, इन दोनों में बेसिकली जो प्रोडक्शन है आपको काफी ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको बेसिकली क्या है कि 4 आपको यहां पर प्लांटेशन दिए गए, क्रॉप्स दिए गए, और इनमें से किसकी कंडीशन यहां पर स्टेटमेंट से मैच कर रही है वो आपको बेसिकली यहां पर बताना है। उदाहरण के तौर पर द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, ठीक है, ज्यादा बेसिकली क्या है कि फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए यहां पर। सो सॉरी, 210 दिनों का फ्रॉस्ट फ्री डेज जो है वो चाहिए होता है, यानी बहुत ज्यादा ठंड नहीं चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश चाहिए, और वो भी जो बारिश होनी चाहिए वो हल्की बारिश होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होना चाहिए कि मिट्टी को अपने साथ वो बहाकर लेकर चले जाए। तो ये किसकी बेसिकली क्वालिटी है, ये है आपकी कॉटन की, क्योंकि जो कॉटन है वो पूरी तरीके से एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और फ्रॉस्ट से के लिए ये सेंसिटिव होती है। यानी अगर बर्फ गिर गई, ओला बारिश हो गई या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई तो आपका जो कॉटन का क्रॉप है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है, और 210 दिन कम से कम ऐसे चाहिए रहते हैं जब किसी भी तरीके से यहाँ पर ठंड ना पड़े। मॉइस्चर तो चाहिए कॉटन को, लेकिन बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए कि जिससे मिट्टी पूरी तरीके से बह जाए या गीली हो जाए, यानी कि लाइट रेनफॉल चाहिए। लेकिन वही अगर हम लोग जूट की बात करते हैं तो देखो जूट में ना ज्यादा रेनफॉल चाहिए होता है, क्योंकि जूट को जितना आप पानी दोगे उतना ज्यादा बेसिकली क्या है कि वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। तो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बेसिकली चाहिए होता है। 24 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर इसे चाहिए होता है, और 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास की जो बारिश होती है वो काफी ज्यादा बेसिकली इसके लिए जरूरी होती है। अब वहीं अगर हम लोग जूट में बात करते हैं तो अलूवियल सॉइल जो है वो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप ईस्ट इंडिया की तरफ भी चले जाएंगे तो जैसे आप आसाम चले गए, बिहार चले गए, बंगाल चले गए या बांग्लादेश चले गए, तो वहां पर पानी भी ज्यादा है और वार्म टेम्परेचर भी
आपको देखने को मिलता है। अब शुगर केन जो है ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों तरीके की बेसिकली क्रॉप होती है। वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और इसको भी किसी भी तरीके का फ्रॉस्ट नहीं चाहिए होता। अब वार्म क्लाइमेट का मतलब है कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। 75 टू 150 सेंटीमीटर के आसपास का इसे रेनफॉल चाहिए होता है। और ये बेसिकली क्या है कि काफी फर्टाइल सॉइल में आपको देखने को मिलता है। अलूवियल सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, दोनों में आपको उगता हुआ दिखेगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काफी ज्यादा रिच होने चाहिए। वहीं अगर हम लोग टी प्लांटेशन की बात करते हैं तो ये भी सब ट्रॉपिकल प्लांट ही है। इसको भी टेम्परेचर ठीक ठाक ही चाहिए होता है, वार्म टाइप का, वार्म टू ह्यूमिड टाइप का, 13 टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें बारिश तो चाहिए ज्यादा, 150 टू 300 सेंटीमीटर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इतनी बारिश हो रही है, इतना इरिगेशन हो रहा है, तो चाय का जो पौधा है उसकी जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। देखो चावल और चाय की जो खेती होती है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होती है। अगर आप चावल की खेती कर रहे हैं और उसमें अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो उसकी जो जड़ है उसमें पानी बहुत ज्यादा जमा होना चाहिए। अगर पानी जमा नहीं होगा तो चावल का पौधा सड़ जाएगा। और अगर चाय का पौधा अगर आप उगा रहे हैं तो उसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर उसमें जमा हो गया तो चाय का पौधा सड़ जाएगा। इसलिए बेसिकली क्या है, जो टेरेन प्लांटेशन होता है, जो हिली प्लांटेशन होता है, वो बेसिकली यहां पर हम लोग ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और वो जो टेरेन प्लांटेशन है वो 600 से लेकर 200 मीटर्स के आसपास आपको देखने को मिलता है। टेरेन प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि पहाड़ है और इस तरीके से स्लोप में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक मिनट देख लेते हैं, जैसे कि ये बेसिकली स्लोप है और यहां पर आपने क्या है कि टी प्लांटेशन ऐसे कर दिया है, तो रेनफॉल होगा। तो रेनफॉल बेसिकली क्या है कि पानी देते हुए ये नीचे की तरफ पूरी तरीके से बह जाएगा। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इन रीजन में बेसिकली टी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा किया जाता है। अब यहां पर शुगर केन कल्टीवेशन से रिलेटेड जो करंट्स में ट्रेंड है, उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट आप देखते हैं, अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप settling are raised in a nurse and transplanted to the main field. Number 2 is when direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets are compared to sets with many buds. और नंबर 3 स्टेटमेंट है, if bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets, and sugarcane can be cultivated using settling prepared from tissue culture. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 1 है और स्टेटमेंट नंबर 4 है वो आपको सही देखने को मिलता है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, substantial saving in seed material is made when bud chip settling are raised in nursery and transplanted in the main field. ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से करेक्ट है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि बड चिप सेटलिंग जो है नर्सरी में हम लोग पहले उगा लेते हैं उसको, और देन फिर बेसिकली मेन फील्ड में जाके उसको हम लोग एक तरीके से रोपते हैं या बोते हैं। तो इससे बेसिकली क्या है कि जो क्रॉप स्टैब्लिशमेंट है वो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि जो डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स है वो वहां पर किया जाता है जर्मिनेशन परसेंटेज क्योंकि वहां पर बेटर होता है, जी नहीं, क्योंकि तो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट का पूरा ऑपोजिट ही हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब वहीं अगर हम लोग तीसरा स्टेटमेंट देखें, इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बेडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू द लार्ज सेट, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर भैया मौसम खराब है तो सिंगल सेट्स हो या फिर डबल बेड के सेट्स हो, वो दोनों की दोनों किसी भी तरीके से खराब होने ही है। वेदर के सामने गन्ना नहीं टिक पाएगा, सिंपल सी बात है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, शुगरकेन कैन बी कल्टीवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है वो उसको यूज किया जाता है ताकि जो शुगर केन है उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और किसी भी तरीके की डिजीज या बीमारी जो है शुगर केन में न लगे। अब यहाँ पर आपको 4 नदियां दी गई हैं और कौन से बेसिकली वाटर बॉडीज में वो जाकर मिलती हैं वो यहाँ पर हमको बेसिकली देखना है। तो मेकॉन्ग जो है वो अंडमान सी दिया गया, अरे बिल्कुल गलत बात है भाई, ये तो साउथ चाइना सी की बात हो रही है। थेम्स जो है आयरिश सी में, जी नहीं। वोल्गा कैस्पियन सी में गिरेगा और दैम्बेसी जो है वो इंडियन ओशन बिल्कुल गिरेगी, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए मेकॉन्ग जो है वो अंडमान सी में यहाँ पर नहीं गिरेगा, क्योंकि मेकॉन्ग रिवर जो है वो साउथ चाइना सी में जाकर मिल जाती है, और जो थेम्स है वो आयरिश सी में भी जाकर नहीं मिलता, ये बेसिकली जो नॉर्थ सी है वहां पर जाकर मिलती है। वहीं वोल्गा जो है ये कैस्पियन सी में बिल्कुल जाकर मिल जाती है, और ज़ैम्बेज़ी जो है वो ये बेसिकली इंडियन ओशन में मिलती है, ये बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली ये आपके कुछ पीवाईक्यूज थे, इसी तरीके की पीवाईक्यूज को लगातार फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चैनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव देवानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द next video.
थैंक यू वेरी मच।